हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूएनओ के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में महासभा का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम यूएनओ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विषयों में संघ की कार्यपालिका के रूप में हम सुरक्षा परिषद को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रमुख दायित्व सुरक्षा परिषद के ऊपर ही है। डेविड कुशमैन का कहना है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। संकट का समय हो या शांति का समय, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग कार्य करें या न करें, सुरक्षा परिषद हमेशा कार्य करती रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षा परिषद का संगठन। सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में चार्टर के अध्याय 5 के अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक में इसका उल्लेख है। पहले इसकी सदस्य संख्या 11 थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 15 है। 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं और 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के बहुमत के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी इसके जो अस्थायी सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। 2 साल के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है। कोई भी अस्थायी सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित नहीं होता है। परिषद का अस्थायी सदस्य चुनते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो सदस्य चुना जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में सहयोग देने वाला राज्य हो। भौगोलिक दृष्टि से अफ्रीका और एशिया के 5, पूर्वी यूरोप का 1, लैटिन अमेरिका के 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के 2, इस तरह से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। परिषद का संगठन इस प्रकार का है कि वह हमेशा कार्यरत रहती है। इसका जो मुख्यालय है उस पर इसके जितने भी सदस्य राज्य हैं उनका एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से मौजूद रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में अनिवार्य रूप से एक बार बुलाई जाती है और अगर संकट की घड़ी हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई है कि उस घटना के कारण तनाव बढ़ रहा है, तो फिर 24 घंटे की सूचना में इसकी आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। यूएनओ का कोई भी सदस्य राज्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन विवाद अगर उससे संबंधित है और वह इसकी कार्यवाही के समय इसकी बैठक में उपस्थित होना चाहता है, तो वह भी उपस्थित हो सकता है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बहुत सी समितियों को स्वीकार करती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अधिकार और कार्य। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कार्य। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। इसके द्वारा यह देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन सी ऐसी चेष्टाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को खतरे में डाल रही हैं या अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने की स्थिति में हैं या आक्रामक हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खत्म कर सकती हैं, तो इसके लिए यह कोई भी कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 43 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा की स्थापना के लिए इसके जो सदस्य राज्य हैं, ये दूसरे रूप में हम कहें जो यूएनओ के सदस्य राज्य हैं, वो प्रतिबद्ध हैं और ये यूएनओ के सदस्य राज्यों की इस बात के लिए कह सकती है कि उनके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद निशस्त्रीकरण का प्रयास कर सकती है, यानी जो बढ़ती हुई हथियारों की दौड़ है या सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की जो योजनाएं हैं उसके संबंध में इसके द्वारा प्रयास किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 में यह माना गया है कि यदि यूएनओ के सदस्य राष्ट्र पर कोई भी सशस्त्र आक्रमण होता है तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रक्षा का अधिकार प्रमुख रूप से इसका है। नेक्स्ट है
सामरिक दृष्टि से यूएनओ ने जो दायित्व ग्रहण किया है, यानी यूएनओ का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का कार्य सुरक्षा परिषद का है। संरक्षित प्रदेश यानी जो इसके 89 देश हैं उन्हें संरक्षण देने का दायित्व भी सुरक्षा परिषद का है। अनुच्छेद 48 का यह मानना है कि सुरक्षा परिषद जो कार्यवाही करती है वो कार्यवाही सभी सदस्य राज्यों को स्वीकार करनी होगी। हालांकि इसके द्वारा किए गए निर्णय सिर्फ नैतिक निर्णय हैं, बाध्यकारी निर्णय नहीं है, क्योंकि सुरक्षा परिषद जिन पर काम करती है वे सभी सार्वभौमिक राज्य हैं। सुरक्षा परिषद के पास एक महत्वपूर्ण अधिकार है, हम उस अधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वो है 5 शक्तियों को प्राप्त निषेधाधिकार, या हम जिसे कहते हैं वीटो। यह एक ऐसा अधिकार है या यह एक ऐसी शक्ति है जिसने शीत युद्ध के समय सुरक्षा परिषद को कमज़ोर बनाया, और यूएनओ अगर हमें कहीं अशक्त नज़र आता है तो कहीं ना कहीं इस निषेधाधिकार के कारण भी हमें दिखाई देता है। यह निषेधाधिकार या वीटो 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है। यूएनओ के चार्टर में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 4 फरवरी 1944 को याल्टा में सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर बुलाए गए सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा वीटो शब्द का प्रयोग किया था। वीटो का सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक प्रयोग रूस के द्वारा किया गया है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इन्होंने भी वीटो का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे अधिक यूएसएसआर के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चार्टर में यह माना गया है कि जो भी असाधारण मामले हैं उन असाधारण मामलों में सुरक्षा परिषद के इन 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार है। हम दोहरा निषेधाधिकार भी देखते हैं, और वो दोहरा निषेधाधिकार क्या है कि चार्टर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सा मामला साधारण है और कौन सा असाधारण। किसी साधारण मामले को असाधारण बनाने के लिए कोई भी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, और जब वो मामला असाधारण बन जाता है तो उस पर जो दोबारा वीटो किया जाता है उसे ही डबल वीटो या दोहरा निषेधाधिकार कहते हैं। अब हम देखेंगे इस वीटो पावर का मूल्यांकन, यानी इसकी आलोचना। पहली आलोचना है समानता के सिद्धांत के विपरीत। जैसा हमने शुरू में पढ़ा कि यूएनओ में सभी राज्यों को समान माना गया है, चाहे एक छोटा सा राज्य हो और चाहे एक संपन्न राज्य हो। महासभा में उनका वोट एक ही गिना जाता है, लेकिन इस वीटो ने छोटे राज्यों का महत्व कम कर दिया है। चाहे सारा जनमत एक तरफ हो, तब भी अगर किसी एक महाशक्ति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग कर दिया तो सुरक्षा परिषद अशक्त हो जाती है। दूसरा है विश्व जनमत की अवहेलना। वही बात कि कोई भी एक स्थायी सदस्य विश्व जनमत की अवहेलना कर सकता है। तीसरी आलोचना है महाशक्तियों की स्वेच्छाचारिता का द्योतक। यह वीटो पावर महाशक्तियों की तानाशाही या महाशक्तियों की स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है, यानी जो महाशक्तियां हैं वे महाशक्तियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, दुरुपयोग करती भी हैं, और एक तरह से हम यह मानकर चलते हैं कि वीटो एक ऐसी शक्ति बन गई है इन महाशक्तियों की कि कोई भी महाशक्ति अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकती है। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि के द्वारा यह एक बार कहा गया था कि वीटो पावर जबरन यूएनओ पर थोपा गया है, क्योंकि उस समय शक्ति संपन्न राज्य जो थे उनकी बात ही मानी जाती थी, और इसीलिए शक्ति संपन्न राज्यों के द्वारा जबरदस्ती इसे थोप दिया गया है। वीटो का दुरुपयोग, महाशक्तियां अपने हित के लिए इसका दुरुपयोग करती हैं, चाहे किसी को सदस्यता देने का प्रश्न हो, चाहे चार्टर में संशोधन करने का प्रश्न हो, महाशक्तियां अपनी दृष्टि से केवल इसका दुरुपयोग करती हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्वों एवं उद्देश्यों में विफलता। वीटो के कारण
यूएनओ अपने उत्तरदायित्व का वहन, अपने उद्देश्यों का वहन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है। वीटो के दुरुपयोग ने परिषद को एक तरह से नपुंसक बना दिया है, महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बन गई है। जैसे कि एक महासचिव त्रिग्वेली का कहना है, संघ निषेधाधिकार के कारण नपुंसक बन गया है। यह महाशक्तियों के संघर्ष के कारण पक्षपातग्रस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कई स्वतंत्र राज्य इसके कारण सदस्य नहीं बन सके। जैसे चीन भी बहुत लंबे समय बाद सुरक्षा परिषद का या यूएनओ का सदस्य बन पाया, क्योंकि हमेशा अमेरिका वीटो पावर का प्रयोग कर देता था। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, वीटो के कारण सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था भी विफल हुई है। महाशक्तियों में परस्पर भय, संदेह और तनाव के कारण जो सामूहिक सुरक्षा का काम अब तक सुरक्षा परिषद को करना था, वह सुरक्षा परिषद नहीं कर पाई है। नेक्स्ट है, वीटो के पक्ष में तर्क। पहला है, संतुलन बनाए रखने में सहायक। वीटो के कारण संतुलन बनाए रखने में सहायक हुए हैं। अगर वीटो नहीं होता तो जैसे कि अब अमेरिका यूएनओ पर छाया हुआ है, यूएनओ की स्थापना से ही अमेरिका के हाथ की कठपुतली यूएनओ बन सकता था। नेक्स्ट है, वीटो महाशक्तियों में मतभेद का कारण नहीं है। महाशक्तियों में जो तनाव है वो वीटो के कारण नहीं है, वो तो केवल इसका एक लक्षण है, उसका कारण नहीं है। कारण तो दूसरे हैं जिनके कारण हमें पहले अमेरिका और रूस के बीच तनाव नजर आता था, आज हमें कभी कभी अमेरिका और चीन के बीच तनाव नजर आता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ परंपराओं का विकास। वीटो के कारण स्वस्थ परंपराओं का भी विकास हुआ है। जैसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव, जो हम इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में पढ़ चुके हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो अस्तित्व में है वह वीटो के कारण ही अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है, यह कहना गलत है कि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद का काम ठप हो गया है। सुरक्षा परिषद कार्य रूप में एक श्रेष्ठ काम कर रही है और वीटो ने उसे पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं बनाया है। निष्कर्ष रूप में हम कहते हैं कि अगर वीटो को खत्म कर दिया जाता तो एक तरह से अमेरिका हावी हो जाता या अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम नहीं होता। जो समझौता नहीं हो पा रहा है वो निषेधाधिकार के कारण नहीं है। पूरी तरह निषेधाधिकार को इसके लिए उत्तरदायी नहीं हम ठहरा सकते हैं। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि निषेधाधिकार ने सुरक्षा परिषद को अशक्त ज़रूर बनाया है। धन्यवाद।